तो मैं ओके। जो समझाना चाह रहा था कि अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन बिना दम से कर रहे हो तो फिर आप एक लाइबिलिटी अपने उस पर दे रहे हो जो जो कि आपके लिए ही प्रॉब्लम है। तो वो झूठ का जो आप लाइबिलिटी है वो बहुत टाइम तक नहीं ले पाओगे, आप स्विच नहीं कर पाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और बिल्कुल। देखो, अगर कहीं पे ट्रस्ट खत्म हो गया किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी क्लाइंट के साथ या अभी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि आपने ऐसा चीट किया है, तो फिर वो आप शायद कभी रिबिल्ड नहीं कर पाते हैं। वो जनरली है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, टेक्निकल आर्किटेक्ट, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, ठीक है। ओके। तो अब इसको क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट अगर बहुत इजीली समझा जाए इनको, तो दो पैरामीटर्स से मैं समझा सकता हूँ इसको। एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन, और दूसरा बिजनेस स्पेसिफिक, बिजनेस नॉलेज कितना है। क्या आपने क्लाइंट से परमिशन ली है कि मैं इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकता हूँ ताकि मैं उसको बाद में यूज करूँ अगर मैं मिस कर रहा हूँ? उसके बाद क्या एक एमओएम आप बना रहे हो बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए जो अपने क्लाइंट से शेयर कर रहे हो कि आज हमने ये डिस्कस किया, नेक्स्ट टाइम हम ये डिलीवरी करेंगे। इस ट्रेड को समझ नहीं पाते हैं कि ये बहुत ओवररेटेड सा टॉपिक हो जाता है कि यार एक प्रेजेंट करना भी आर्किटेक्ट का पार्ट है नहीं, बट आर्किटेक्ट का पार्ट है। आपको ओके। अपना सॉल्यूशन जस्टिफाई करना है। हो सकता है आपका सॉल्यूशन ही एक अकेला सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं प्रॉब्लम के, राइट। आपसे ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्सपेक्टेशन ये बढ़ जाती है कि अगर ये वाला पर्सन इस क्लाइंट को हैंडल कर रहा है तो रिटेन भी यही करेगा अपने एक्शंस के साथ और अपने हम्म। एक्सपीरियंस के साथ। हम्म। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है, क्योंकि ये बहुत एक अंडररेटेड चीज है जिसके ऊपर ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। तब आपको एक और ऑप्शन पता चलता है कि कैसे इस चीज को नहीं करना है ना। एग्जैक्टली। तो फेलियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, और लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। को मैं टेक्नोलॉजी में ही उसको फिट इन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके। क्योंकि आप काम उस टेक्निकली कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी के साथ तो एक्सपीरियंस के साथ, और वो टेक्नोलॉजी के लर्निंग और एक्सपीरियंस के साथ वो टेक्नोलॉजी के ही अंदर पार्ट आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. Hi, how are you? आई एम गुड, गंदर, हाउ आर यू? I am also very fine and thanks for asking. And एक छोटा सा डिस्क्लेमर आज को ऑडियंस के लिए हमारी तरफ से कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाली है कि जिसमें एक जो वर्ड है ना उसकी मान्यता के लिए ना बहुत अच्छा संघर्ष करना पड़ता है। चाहे अगर हम एक बिल्डिंग को बनाए तब भी एक आर्किटेक्ट की नीड होती है क्योंकि नींव वही रखेगा, उसी के बेसिस पे पूरी एक बिल्डिंग खड़ी होगी। और उस वर्ड का नाम है आर्किटेक्ट। अब वो टेक्नोलॉजी में किस तरीके से उस आर्किटेक्ट वर्ड का रोल है, क्या वो करता है, हम उसके ऊपर आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सो इन शॉर्ट, इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट होता कौन है, वो अपने डेली बेसिस पे क्या क्या चीजों को, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करके, अपने रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके, प्रपोज सोल्यूशन करके, या जो भी उसकी सब छोटी छोटी चीजें होती हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो इन दिस पॉडकास्ट इन सबको कवर करने के लिए आज के हमारे गेस्ट हैं प्रकाश सर, जिनको काफी अच्छा एक रिच एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में। सो हम ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे। क्वेश्चंस पर डायरेक्टली जम करने से पहले मैं चाहता हूँ कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए। सो ओवर टू यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गंदर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आई होप कि इस पॉडकास्ट से जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी जर्नी रही है, बिकॉज आर्किटेक्ट इज ऑलवेज अ जर्नी, यू नो, तो वो ओके। जर्नी मैं पूरी शेयर करता हूँ। ओके, तो मैं आई एम एक्चुअली ग्रेजुएटेड फ्रॉम इन 2015 फ्रॉम जयपुर का एक कॉलेज था, 2015 में ग्रेजुएट हुआ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उसके बाद देन आई गॉट इनटू टीसीएस। कॉलेज से ही मेरा प्लेसमेंट हुआ, टीसीएस में मैं गया एज ए जावा डेवलपर। कंप्यूटर्स में और कोडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट शुरू से ही था, 11 ट्वेल्थ में भी काफी इंटरेस्ट था मेरा। तो वहां से जावा डेवलपर के बाद 2 साल जॉब किया। उसके बाद वही जो सबको होता है कि स्विच करना है, तो स्विच करने का सोचा। बट कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो सेल्सफोर्स में ही किसी और कंपनी में काम करते थे, कुछ पार्टनर कंपनी में काम करते थे। तो जो सेल्सफोर्स में जाने का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहा ना, वो कोडिंग नहीं रहा, वो रहा फैसिनेशन टुवर्ड्स द कम्युनिटी, है ना। वो क्योंकि वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, हम्म। और कुछ बहुत सारे स्वैग्स मिल रहे हैं ना। तो ये क्योंकि जब हम बिगनर होते हैं ना, तो ये सब चीजें भी मैटर करती है ना। तो एग्जैक्टली। उनका इन्वायरमेंट और जो हमारा इन्वायरमेंट है उन पर बहुत डिफरेंस था। तो एक तो वो फैसिनेशन पॉइंट रहा मेरे लिए भी कि यार ठीक है यार, इनकी कम्युनिटी अच्छी है, इनके पास बड़ी कम्युनिटी है, एंजॉय कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, वर्क बिल्कुल। भी कर रहे हैं। तो फैसिनेशन तो वो रहा। तो फिर वो स्विच किया वहां से। तो उसके बाद सेल्सफोर्स की किसी कंपनी में ज्वाइन किया, अपने फ्रेंड्स के साथ ही ज्वाइन किया, उन्होंने काफी हेल्प किया। तो वहां से सेल्सफोर्स की जर्नी मेरी शुरू हुई है। और ओके। मेरा स्टार्टिंग
थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट देन क्योंकि आई वाज इनटू दिस डेवलपमेंट एंड ऑल, क्योंकि जावा का अच्छा नॉलेज था, तो मुझे सीधा कस्टमाइजेशन में या डेवलपमेंट पाथ में ही मैंने परस्यू किया उसके बाद उसमें। तो 2 साल 3 साल काफी अच्छे रहे मेरे, लर्निंग काफी अच्छी रही। उसके बाद कोविड आया, कोविड आने के बाद एक बहुत ही रिस्की डिसीजन लिया मैंने कि मैं फ्रीलांसिंग में चला गया। तो मैंने 3 साल जो है उसके बाद फ्रीलांसिंग किया है। तो ओके। जो फ्रीलांसिंग था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था मेरे लिए, कॉम्प्लेक्स भी था, और ऐसा कह सकते हैं कि एक रिस्की डिसीजन के साथ साथ वो एक लर्निंग भी बहुत सारी थी। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम नॉर्मल एक कंपनी में होते हैं तो बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क होता है, राइट? कि आपको, आपका टेक लीड होगा, आपका उसके ऊपर आर्किटेक्ट होगा, तो वो आपको वर्क बताएगा, तो सब कुछ प्रोसेस वाइज आपके पास आता है। पर जब आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपके पास सिर्फ एक बिजनेस है और आपको उसको सॉल्यूशन देना है, राइट? आपको नहीं पता कि आपको किस तरह से उसको सॉल्यूशन देना है या फिर क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है। बट वो जो फ्रीलांस था उससे उससे ये जो मेरी आर्किटेक्ट वाली जर्नी है वो थोड़ी सी और नरिश हुई है। और फिर देन ओके। आई रिसेंटली ज्वाइन एक्सेल्स एज अ लीड कंसल्टेंट। ओके। और एक प्रोजेक्ट में मैं सॉल्यूशन, कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का रोल भी प्ले कर रहा हूँ। तो ये मेरी जर्नी रही है पूरी। ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या होता है कि जब टीसीएस का नाम आता है ना, तो एक अलग होता है कि उसकी एक इमेज अलग बनी हुई है कि इंडिया की जीडीपी में हाँ। टीसीएस का बहुत बड़ा रोल है। बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी पार्ट? आपकी क्या लर्निंग्स वहां से आर्किटेक्ट लेवल पे जो आपको हेल्प करा है उस पर्टिकुलर चीज में? क्योंकि फ्रीलांसिंग में तो हसल है, वो एक अलग हम्म। गेम है। टीसीएस एक प्रोसेस राइट। ओरिएंटेड चीजें जैसे आपने अभी पूरा बताया। हम्म। तो वहां के दोनों मिक्सचर से आपको आर्किटेक्ट लेवल पे जाने के लिए क्या एक जो आपने हर्डल्स होंगी जिनसे आपने ओवरकम किया होगा, तो उससे थोड़ा एक इंसाइट मिल जाएगा तो आगे पता चलेगा। राइट राइट। तो इस पूरी जर्नी में ना, मैं वाली टीसीएस हो, अपीरियो, या फ्रीलांसिंग हो, या जो अब मैं रोल प्ले कर रहा हूँ जो कि हम्म। एक्चुअल मेरा टाइटल है, ठीक है? टाइटल, आई एम अ टाइटल, आई हैव अ टाइटल नाउ विद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। बट ओके। जब मैं टीसीएस में था और जब मैं अपना अपना बिगिनर लेवल को परस्यू कर रहा था, तब जो कुछ कुछ चीजें, जो ट्रैट्स होते हैं वो आप में होने चाहिए, एंड दैट इज क्यूरियोसिटी, राइट? तो आप में वो जो क्यूरियोसिटी थी कि जितना भी मुझे वर्क अलोकेट हुआ है ना, हम्म। वो वर्क भले ही मुझे किसी टेक लीड ने दिया है और उसको किसी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ने दिया है, बट जितना भी वर्क है मैं उसको उसको एक बिगर पिक्चर में देखना, राइट? उसकी क्यूरियोसिटी रखना कि हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है? और उसका बिजनेस समझना कि इसका मेरे मैं जो चीज कर रहा हूँ उससे बिजनेस को क्या हेल्प मिल रहा है, ठीक है? हो सकता है मैं सारा बिजनेस ना समझ पाऊँ, एज ए बिगनर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड योर होल बिजनेस, बट देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, बिल्कुल। और आप उसको बिगर पिक्चर में देख सकते हो, राइट? उसको। हम्म। और जब आप बिगर बिगर पिक्चर में देखते हो तो कई बार यू यू ऑल्सो विल हैव सॉल्यूशन जो कि सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन होते हैं, राइट? ओके। तो आप सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन दे सकते हो। तो वो सारी चीज जो, तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी को अपना दोस्त बनाओ, ठीक है? तो हम्म। आप किसी भी लेवल पे हो, आज आप आर्किटेक्ट हो, पहले आप बिगिनर हो, आप डेवलपर हो, या आप कंसल्टेंट हो, क्यूरियोसिटी हमेशा आपकी दोस्त होनी चाहिए, ठीक है? और क्यूरियोसिटी को अपने साथ लेके चलो और ओके। चीजों को थोड़ा बिगर पिक्चर में देखो। क्योंकि जब आप आर्किटेक्ट बनते हो तो आपके साथ बहुत सारी चीजें जनरिक हो जाती है। जैसे आपका प्लेटफॉर्म आपके लिए जनरिक हो जाता है, हम्म। ठीक है? आपका टेक्नोलॉजी आपके लिए जनरिक हो जाती है। जब आप हम्म। एक सॉल्यूशन बिल्ड करते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि आपको स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में बिल्ड करना है या फिर स्पेसिफिक, आपको पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा देखना पड़ेगा। तो ओके। वो चीज हमेशा मेरे साथ रही है, ठीक है? भले ही मैं कंसल्टेंट रहा हूँ तो मेरा कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छा रहा है, मेरा कम्युनिकेशन अपने लोगों के साथ अच्छा रहा है। जब मैं ओके। सीनियर लीड था तो मैं वहां से जो बिजनेस प्रॉब्लम, जो मेरा टेक लीड मेरे को बिजनेस हम्म। सॉल्यूशन दे रहा है, वो सॉल्यूशन मैं अपने जूनियर डेवलपर या अपने जो पीयर्स है उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो ये सब चीजें, ओके। इसको एक सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये सारी जो ट्रेड्स है, दैट आर ट्रेड्स टू अ सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट, तो ये सब चीजें आप शुरू से ही इनबिल्ड रख सकते हो, और ये शुरू से ही मैंने भी बिल्ड रखी, तो आज वो हेल्प मुझे कर रही है। तो जिस तरीके से आप अपना अपना इंट्रोडक्शन बताया, इसमें क्यूरियोसिटी वर्ड का है, सब कुछ आया। ये हम्म। तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट का पॉडकास्ट एकदम कंप्लीट हो गया कि हमें पूरा समझ आ गया कि आपकी जर्नी कैसे रही। लेकिन राइट। आज के टाइम पे ना बहुत सिंपल है। बहुत सब लोग बता रहे हैं कि ये आर्किटेक्ट होता है, वो आर्किटेक्ट होता है। बट मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अगर किसी पर्सन को जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जिसे आर्किटेक्ट का हम्म। मतलब ही नहीं पता, आप उसको एक बार अपने लैंग्वेज में और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आर्किटेक्ट का एक बार मतलब थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दो, और एक अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल हो जाएगा तो आर्टिकुलेट करने में इजी हो जाएगा। तो ये मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अंदर। तो हम्म। मैं हमेशा अगर किसी को समझाना चाहता हूँ कि आर्किटेक्ट क्या होता है, तो मैं हमेशा उसके साथ एक डॉक्टर का एग्जांपल, ठीक है? तो ओके। सपोज करो कि आपको आपको एक आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है? कई बार हो सकता है आपको आपको अपने तरीके से उस प्रॉब्लम को पता हो, बट अब डॉक्टर को सॉल्यूशन निकालना है।
तो आप अपने हम्म। डॉक्टर के पास जाते हो, उसको अपना प्रॉब्लम बताते हो, लेट से आपको आपको लग रहा है कि कोई पेन हो रहा है, या आपको ना अनईजी फील हो रहा है, नॉजेटिक फील हो रहा है, या ऐसा कुछ है, तो डॉक्टर के पास जब जाते हो तो डॉक्टर आपसे क्वेश्चंस करता है, राइट? वो बिल्कुल। आपसे क्वेश्चंस करता है, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे नहीं आता है, वो आपसे क्वेश्चन हम्म। करता है। हम्म। तो जब वो आपसे क्वेश्चन करता है तो वो आपसे काफी सारे क्वेश्चंस करेगा, कि जैसे अगर आप बोलते हो कि आपको स्टमक एक है, तो आपसे पूछेगा आपने लास्ट वीक क्या खाया, या लास्ट डे क्या खाया आपने, ये सब चीजें आपसे क्वेश्चंस करता है वो। तो वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश करता है। कई बार वो एनालाइज करने के लिए कई बार कुछ रिपोर्ट्स भी रिकमेंड करता है आपको, जैसे कि आपको टेस्ट करना है, या ब्लड टेस्ट करना है, एलएफटी टेस्ट करना है, सब। तो दैट तो वो अगर मैं इन सब चीजों को अपने आर्किटेक्ट के साथ जोड़ना चाहूँ, तो वो एक्चुअली प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो हम करते हैं ना, तो वो सब चीजें वो करता है। यस। तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे नहीं आता, राइट? और उसके साथ हो सकता है अगर उससे कुछ टेस्ट या अगर सब कुछ करवाने हो, तो वो भी वो हम्म। रिकमेंड करता है, ताकि वो प्रॉब्लम को बेटर अंडरस्टैंड कर सके, राइट? ओके। वो सब होने के बाद वो प्रॉब्लम को एनालाइज करके आपके सामने रखता है ना, हम्म। एंड दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू हिज और अ पेशेंट कि यार ये प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है? तो ओके। कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझाना जरूरी है कि आपको हुआ क्या है, आपको क्या एग्जैक्टली। क्या मेडिकेशन लेने हैं, आपको मेडिकेशन लेने कैसे हैं, आपको क्या क्या चीज नहीं करनी है ताकि ये प्रॉब्लम फिर से ना हो, राइट? हम्म। तो कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज अगेन एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ओके। अगर हम इस डॉक्टर के एनालॉजी से समझना चाहें कि आर्किटेक्ट क्या करता है, तो वो पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, जिसमें ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम्म। फिर उसको एनालाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करता है, और डॉक्यूमेंट करने के बाद उसको प्रेजेंट करता है। हम्म। अब प्रेजेंटेशन करना या उसको समझाना ऑलवेज एक आर्किटेक्ट के लिए, या फिर जो लोग समझते हैं आर्किटेक्ट को, वो इस ट्रेट को समझ नहीं पाते हैं कि ये बहुत ओवररेटेड सा टॉपिक हो जाता है, कि यार एक प्रेजेंट करना भी आर्किटेक्ट का पार्ट है, नहीं, बट आर्किटेक्ट का पार्ट है। आपको ओके। अपना सॉल्यूशन जस्टिफाई करना है, हो सकता है आपका सॉल्यूशन ही एक अकेला सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं प्रॉब्लम के, राइट? बट यस। क्यों आपने वो सॉल्यूशन ऑप्ट किया है, वो जस्टिफिकेशन, वो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस हम्म। डॉक्टर की एनालॉजी के साथ हम हमेशा ये समझ पाते हैं, और मैं समझा पाता हूँ लोगों को कि यही एक आर्किटेक्ट का मतलब होता है, ठीक है? ओके। और यही चीज अगर आप सॉफ्टवेयर लाइन में कर रहे हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं, हम्म। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो आप एक मैन्युफैक्चर टाइप ऑफ आर्किटेक्ट है, जो कि डिजाइन, जो आपने समझाया अभी शुरू में, कि एक बिल्डिंग को डिजाइन करता है, और फिर अपने कंस्ट्रक्ट जो अपने जो जी। कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उन्हें समझाता है कि वो बिल्ड कैसे करे, और ड्यूरिंग द टाइम उनका एडवाइस भी करता है। तो ये एक अच्छी एनालॉजी समझने के लिए आर्किटेक्ट हूँ। एग्जैक्टली जिस तरीके से आपने आर्टिकुलेट किया कि बेस बनाना और बेस को प्रेजेंट करके एक रोड मैप को पूरा डिस्कस करना, सॉल्यूशन को जस्टिफाई करना, मल्टीपल सॉल्यूशन में से बेस्ट फिटेड सॉल्यूशन को निकालना, अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉब्लम फर्स्ट, इसके ऊपर मैं आऊंगा, अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉब्लम फर्स्ट के ओके। पॉडकास्ट के थोड़े उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे से रिलेटेड है। एक्चुअल में क्या है कि अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं और सर्च करते हैं टाइप्स ऑफ आर्किटेक्ट, तो इतने सारे आ जाते हैं, सर्टिफिकेशन आ जाए, सब कुछ आ जाता है। लेकिन एट एन इनिशियल लेवल और एक बेस लेवल पर अगर आपके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ आर्किटेक्ट में आपका क्या व्यू है कि कितनी कैटेगरी है इसकी, मेजर कैटेगरीज और फर्क क्या है इन जितनी भी कैटेगरीज हैं? ओके। तो देखो, कैटेगरी दो तरीके से हो सकती है, एक तो हम्म। क्रेडेंशियल वाइज हो सकती है और टाइटल वाइज हो सकती है। तो यस। क्रेडेंशियल वाइज में समझाऊंगा, जब आप सर्टिफिकेशंस करते हैं, तो हम्म। सर्टिफिकेशंस अगर आपने कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन किया है, तो वो सर्टिफिकेशन आपको सर्टिफाइड करता है, वैलिडेट करता है कि आप इस टाइप के आर्किटेक्ट हैं। हम्म। और या फिर टाइटल वाइज होता है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको टाइटल देता है कि आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, टेक्निकल आर्किटेक्ट हैं, या इंटरप्राइज आर्किटेक्ट हैं। बट जो यस। जनरल टाइटल जो सेल्स फोर्स की कंपनीज में या फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइन में हम देखते हैं, वो जनरली है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, टेक्निकल आर्किटेक्ट, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, ठीक है? ओके। तो अब क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट अगर बहुत इजीली समझा जाए इनको, तो दो पैरामीटर्स से मैं समझा सकता हूँ इसको। एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन, और दूसरा बिजनेस नॉलेज कितना है। तो ओके। एक टेक्निकल आर्किटेक्ट के लिए बिजनेस नॉलेज इज 25%, बट टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन इज 100%। एक ओके। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए दोनों 50-50% है ना? आपको बिजनेस का भी 50% 60% नॉलेज होना जरूरी है, और टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन भी आपको 50-60% होना चाहिए। ओके। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, तो वो बिल्कुल बिजनेस को बहुत ही अच्छे से समझता है, सिस्टम लैंडस्केप को बहुत अच्छे से समझता है। तो दैट इज बिजनेस इज 100% टू इट, हिम और हर, बट द टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन इज नॉट दैट रिक्वायर्ड, उसके लिए आपके पास टेक्निकल आर्किटेक्ट। तो ओके। ये तो बेसिक पैरामीटर से मैं समझा पा रहा हूँ। बट हम्म। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझाना चाहूँ कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, टेक्निकल आर्किटेक्ट करता क्या है, तो थोड़ा बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको लेट से एक पेमेंट सिस्टम क्रिएट करना है, राइट? एक आपका आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो पेमेंट सिस्टम क्रिएट करना चाहता है, ठीक है? ओके।
तो आप जब क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट जो है वो आपका बिजनेस समझता है, क्लाइंट बिल्कुल। टेक्नोलॉजी नहीं समझता, राइट? आप, क्योंकि आप ही उसका टेक्नोलॉजी पार्टनर हो, आप ही वो पार्टनर हो जो उसको उनको आईटी सपोर्ट दोगे और उनके हम्म। लिए वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। तो जब आप उनके पास जाते हो तो उन्हें कुछ मतलब नहीं है कि आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, उन्हें मतलब है कि उनका सॉल्यूशन जो है वो चलना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए, ओके। और दूसरा बिल्कुल ऑप्टिमाइज वे में चलना चाहिए और हम्म। स्केलेबल होना चाहिए, राइट? तो जब सबसे पहले जो इंटरेक्ट करता है आपके उस सॉल्यूशन को बिल्ड करने में, जिसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं या सर्विस बोलते हैं, प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो सकता ओके। है सर्विस डिलीवर कर रहे हो, तो दोनों केस में आप आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, आपका बिजनेस एनालिस्ट जो है वो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है, ठीक है? नॉर्मली बिल्कुल। यही एक्टर्स होते हैं जो आपके इंटरेक्शन करते हैं आपके बिजनेस के साथ। तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है वो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले समझता है, एनालाइज करता है, उसके लिए उसके साथ उस सॉल्यूशन को पहले बिजनेस एनालिस्ट के साथ समझ के और आर्टिकुलेट करता है कि अच्छा इसके लिए क्या डेटा मॉडल मुझे यूज करना है, किस तरह से ये दिखेगा, है ना? तो उसका उसका मॉकअप्स वगैरह क्रिएट करना, ये सब उसका काम है, ठीक है? अभी हम ओके। टेक्नोलॉजी पे नहीं आए, हाँ, जी। टेक्नोलॉजी पे नहीं आए हैं भाई, अभी हम सिर्फ हम्म। सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं, राइट? जी। तो कितना स्केल करेगा वो, कितने यूजर्स उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ यूजर्स उसमें इंटरेक्ट करेंगे, कौन से की बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं जो कि एंड यूजर्स है, कौन से की बिजनेस स्टेक होल्डर्स और एंड हम्म। यूजर्स है, की एंड यूजर्स है उसके लिए। उसके अलावा उसके अंदर कौन से बिजनेस ऐसे प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स हैं या फिर ये मीनिंगफुल है, तो जैसे उसी के हिसाब से आपका डेटाबेस जो है कंस्ट्रक्ट होता है पूरी तरह से। तो ओके। अभी एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ने उस सॉल्यूशन को क्रिएट कर लिया, ठीक है? बिल्कुल। बट उसने टेक्नोलॉजी डिसाइड नहीं की है। और जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो ना, जो कि मल्टी टेक्नोलॉजीज पे, मल्टी क्लाउड पे काम करते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि जब मेरे पास प्रॉब्लम आई या जब मुझे उस सॉल्यूशन को देख देना है, तो टेक्नोलॉजी मैं बाद में डिसाइड करूंगा, पहले सॉल्यूशन डिसाइड करूंगा, क्योंकि हम्म। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे सॉल्यूशन कहाँ से देना है। तो जब ये सब सॉल्यूशन का काम हो गया, डिजाइनिंग हो गई, स्टेक होल्डर्स मेरे बिल्कुल जस्टिफाई मैंने कर दिया उनको अपना सॉल्यूशन, और वो भी हैप्पी है इस चीज के लिए कि यार ये प्रॉब्लम सही है, इसी तरह से सॉल्व होनी चाहिए, तो उसके बाद वो चीज टेक्निकल आर्किटेक्ट के पास जाती है, ठीक है? जो ओके। उसके बिल्ड और फेस को देखता है, और हम्म। अब वो डिसाइड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी को मुझे यूज करके इससे बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना है, ठीक है? ओके। और वो बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो टेक्नोलॉजी, तो ये एक्सपेक्टेड है टेक्निकल आर्किटेक्ट से कि वो टेक्नोलॉजी में एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी और स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो, उसको वो चीज आनी चाहिए टेक्निकल आर्किटेक्ट को, ठीक है? ओके। तो वो उसको फिर आर्टिकुलेट करता, वो उसको पूरा हम्म। जस्टिफाई करता है, उसको बिल्ड करता है, अपने टेक्निकल टीम के साथ बैठता है और उसको बिल्ड करता है। तो मैं ये कहता हूँ हमेशा कि जो भी आप सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हो, जब आप सॉल्यूशन बिल्ड करते हो इन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट या इन टर्म्स ऑफ सर्विस, तो आप SDLC फॉलो करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो करते एग्जैक्टली। हो। बिल्कुल। तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हमेशा आपकी स्टार्टिंग में काफी रोल अच्छा प्ले करता है, फिर टेक्निकल आर्किटेक्ट प्ले करता है, बट देन इन होल प्रोसेस दोनों हम्म। मिला के म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट को और सर्विस को डिलीवर करने के लिए। ओके। और एंटरप्राइज जो होता है वो जब काम आता है जब आपका सिस्टम लैंडस्केप बहुत बड़ा होता है, या आप मल्टी कंट्री जा रहे हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे आपको अलग अलग सिस्टम्स है जो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके साथ। तो जहाँ पे इंटरप्राइज है, जहाँ पे बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स है, वहां पे एंटरप्राइज लेवल आर्किटेक्ट आपका काम आता है, जो कि जनरली हम सेल्सफोर्स टाइप इकोसिस्टम में नहीं देखते हैं, है ना? बट हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और टेक्निकल आर्किटेक्ट बहुत ही फ्रिक्वेंटली और ऑफन सुनते रहते हैं अपने टर्म्स में। तो ये एक जस्टिफिकेशन है इस चीज का कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते ओके। इसमें जब हम इन कैटेगरीज की बात करते हैं तो सॉल्यूशन जब बिल्ड करते हैं ना तो और टेक्नोलॉजी को हैं। डिसाइड करते हैं तो माइंडसेट का गेम बहुत इसमें एक रोल आ जाता है। तो बिल्कुल आर्किटेक्ट का बिल्कुल। माइंडसेट क्या है? मतलब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइंडसेट जो होता है ना वो ये होता है कि आपको पता है कि मेरे पास मन में मेरे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या एक ऐसी चीज है जो बेस्ट सूटेड है पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, जो फुलफिल कर रही है। तो हम्म। आर्किटेक्ट का माइंडसेट के ऊपर आपका क्या व्यू? तो देखो यार, आर्किटेक्ट ही एक माइंडसेट है। मेरे हिसाब से तो आर्किटेक्ट ही एक माइंडसेट है, ठीक है? हम्म। क्योंकि जब आप किसी भी पोजीशन में आज बैठे हो, तो हम्म। पोजीशन जो है वो आपको अपने आर्किटेक्ट उस सॉल्यूशन को आर्किटेक्ट करने के लिए, जब भी आप वो सॉल्यूशन बिल्ड कर सकते हो जब आपके वो माइंडसेट हो। तो इसको ओके। बहुत अच्छे से समझने के लिए मैंने बहुत सारे सेशंस, अब इसको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम्म। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एनालॉजी है, और मैंने कहीं इसको पढ़ा भी है, कहीं किसी सेशन में देखा है। तो एक TCP प्रोटोकॉल होता है, राइट? यस। है ना, TCP प्रोटोकॉल होता है। तो
उसी की तरह से इस एक रुपेश सर है, उन्होंने इसको अच्छे से बताया है। तो टीसीपी इज अबाउट, अब मैं प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, इज अबाउट टेक्नोलॉजी, इज अबाउट कम्युनिकेशन एंड पीपल। तो टीसीपी से हम समझ सकते हैं कि कैसा माइंडसेट होता है, ठीक है। ओके। तो पहले इस पे आने से पहले हम ये समझते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और पीपल, मतलब टेक्नोलॉजी, ये इसका मतलब ये है कि यू शुड हैव, एक तो आपके पास टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का नॉलेज होने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और ओके। एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि यार आप आपके पास टाइटल आ गया, एक्सपीरियंस अब आ गया तो आप आर्किटेक्ट हो गए, नहीं। आप कंटिन्यूस लर्निंग, तो आपकी कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए। तो कंटिन्यूस लर्निंग हम कैसे कर सकते हैं? किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूस लर्निंग करने के लिए आपको बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, ये सब आप बिल्कुल। चलाते रह सकते हैं। और आप सर्टिफिकेशन करते रहे, कंटिन्यूस लर्निंग करते रहे। और कई बार आपके जो जो फेलियर है वो, उसको भी मैं टेक्नोलॉजी में डालता हूँ, क्योंकि देखो जब भी आप फेल होते हो ना, तब आपको एक और ऑप्शन पता चलता है कि कैसे इस चीज को नहीं करना है ना। एग्जैक्टली। तो फेलियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, और लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो मैं टेक्नोलॉजी में ही उसको फिट इन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके। क्योंकि आप काम उस टेक्निकली कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी के साथ तो एक्सपीरियंस के साथ, और वो टेक्नोलॉजी के लर्निंग और एक्सपीरियंस के साथ वो टेक्नोलॉजी के ही अंदर पार्ट आता है, ठीक है। उसके अलावा आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कैसे कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट्स के साथ आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट करते रहते हो, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को और शार्पन करते रहते हो, ठीक है। और दूसरा, आप सिस्टम को किस तरह से देख रहे हो, ये सब टेक्नोलॉजी में आता है। तो टेक्नोलॉजी इट्स अ माइंडसेट, ठीक है। एक माइंडसेट, एक पिलर ऑफ माइंडसेट ये है। दूसरा है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, आपने बहुत सा सोल्यूशन निकाला है, बट आप ना तो अपने बिजनेस स्टेक होल्डर को जस्टिफाई कर पाए, और ना अपने, जस्टिफाई कर भी दिया तो आप अपनी टीम को नहीं बता पाए कि सोल्यूशन इस तरह से निकालना है, तो दैट्स अ कंप्लीट फेलियर। तो यस। ये जो दो पार्ट हैं, जो अगले दो पार्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि जनरली लोग एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फीचर है वो नहीं समझ पाते हैं, वो है कम्युनिकेशन और पीपल, ठीक है। यस। तो कम्युनिकेशन इज अबाउट हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग थिंग्स, हाउ, कितना ब्रिलियंटली आप अपने बिजनेस को बता पा रहे हो कि यार ये सॉल्यूशन है और यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा अगर वो और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप बता पा रहे हो कि नहीं यार, ये सॉल्यूशन इसलिए नहीं करा, ये सॉल्यूशन इसलिए नहीं करा, ठीक है। कितना रिस्क है उनको, ओके। कितना रिस्क मिटिगेट कर पा रहे हो आप, किस तरह से आप स्केलेबल सॉल्यूशन उन्हें दे पा रहे हो। तो ये कम्युनिकेशन, जस्टिफिकेशन इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो ये डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, डिजाइन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, डेटा मॉडलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट इज पीपल, ठीक है। आप आर्किटेक्ट हो तो भी आप पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हो, ठीक है। आपको हमेशा अपने अपने लोगों के साथ एम्पैथाइज करना ही पड़ेगा, ठीक बिल्कुल। है। आपको उन्हें, और हमेशा जैसे एक एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, कोई भी आर्किटेक्ट है, उसको अपने ऑफशोर ऑनशोर के बीच में कम्युनिकेशन, यानी उनके बीच में बॉन्डिंग, ये सब एक आर्किटेक्ट का ही काम है, ठीक है। तो ओके। इस तरह से कि, और डाइवर्सिटी मेंटेन करना अपने सिस्टम के अंदर, हर तरीके डाइवर्सिटी। देखो कई बार आर्किटेक्ट होता तो है, बट कभी कई बार उसके सॉल्यूशन से अच्छा सिंपलर सॉल्यूशन उनके डेवलपर्स निकाल के लेके आ पाते हैं, तो उसको वेलकम करना, ये सब चीजें। तो यू मस्ट बी ए पीपल ओरिएंटेड, यू मस्ट बी, आई वुड से, जो भी आप कर रहे हो, तो अपनी टीम के साथ बहुत ही अच्छी आपकी बॉन्डिंग होनी जरूरी है। एंड ओके। ये जो कम्युनिकेशन और पीपल वाला पार्ट है ना, वो जनरली आर्किटेक्ट को पता होता है, बट बट ये समझाना बहुत जरूरी है कि मतलब ये आपको पता हो जरूरी है, बट आपके अंदर ये माइंडसेट हमेशा होना चाहिए कि ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टेक्नोलॉजी आने से आप आर्किटेक्ट नहीं बनते, ठीक है। एग्जैक्टली। आर्किटेक्ट होने के लिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड देना है, और सॉल्यूशन के लिए सब चीज इंपॉर्टेंट है। तो मुझे टीसीपी से बहुत ही अच्छे से समझ में आता है कि आपका आर्किटेक्ट का माइंडसेट क्या होता आपने है। बहुत सही तरीके से कहा कि ना, पता होता है लेकिन एक्सप्रेस करना एक बड़ी गेम है। यही वही बात होगी ना कि बिल्कुल, प्लानिंग आपने कर ली है, बट इफ देर इज नो एग्जीक्यूशन देन प्लानिंग ऑटोमेटिकली आपका जीरो हो जाता है। सो वेस्ट है, राइट। बेसिकली यही होता है कि ना, जैसे आज के टाइम पे ट्रेंड भी है कि एक पर्सन है, वो मान लो कि एक आर्किटेक्ट है, एक प्रोफाइल है, ही सुपर टेक्निकल, शी इज सुपर टेक्निकल, बट ही और शी, उसको पता नहीं है कि वो उसको कन्वे कैसे करना है। तो वो जो उसका टेक्नोलॉजी वाला है ना, वो सी और पी जब नहीं है तो टी का भी कोई यूज नहीं है। तो बेसिकली आपको टी, कोई यूज सी और नहीं है, पी, इन तीनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, अगर आपको एक राइट। ऑप्टिमम सॉल्यूशन या कोई भी प्रोवाइड कर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ना, आपने भी आपके भी जो इस पॉइंट पे बताया कि जो टाइप्स होते हैं हमारे ना आर्किटेक्ट्स में, वो क्रेडिट्स के बेसिस पे होती हैं, यानी कि हम्म। सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे। सो मैं बेसिकली मैं सर्टिफिकेशंस के ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि आर्किटेक्ट के लिए क्या सर्टिफिकेशन है, कौन कौन से सर्टिफिकेशन को करना चाहिए, और किस एक्सपीरियंस लेवल पे करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मैं क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज देख रहा हूँ आज के टाइम पे कि
कूपन्स मिले अप्लाई करो डम्प्स, उसके ऊपर से नो टू डम्प्स के खिलाफ हूं मैं इस समय, मतलब कि हम्म। से नो टू डम्प्स, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकल रहोगे आप उतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वैल्यू ऐड कर पाओगे और अपना पर्सनल ब्रांडिंग में भी वैल्यू ऐड कर पाओगे। मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अंदर। देखो क्या है कि अगर आप, मैं ये कहता हूँ कि आप कोई क्रेडेंशियल आप ऑप्ट कर रहे हो या आपने कोई क्रेडेंशियल ले लिया, ठीक है, तो हूँ। देखो मैंने ये सुना है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो एग्जैक्ट। आपने कोई पावर एक्वायर की है थ्रू सर्टिफिकेशंस, तो उसकी उसकी एक लाइबिलिटी भी बन जाएगी ना। और वो हम्म। लाइबिलिटीज आप कब तक अपने शोल्डर पे ले पाओगे अगर वो झूठ है तो, ठीक है। हम्म। तो आप, अगर आपको अपने, अगर आपने एक सर्टिफिकेशन किया और आपने एक आर्किटेक्ट लेवल का सर्टिफिकेशन किया, तो आपको उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा ना। क्योंकि हम्म। आपने किया है भले ही डंप्स करके, पर हर आदमी डंप्स करके नहीं करता ना, हर आदमी का एक्सपीरियंस भी हो सकता है और ऐसा जरूरी नहीं है। और देखो मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें बोलता हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं एक आर्किटेक्ट जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। तो हम्म। जरूर सर्टिफिकेशन आपकी आपकी नॉलेज को वैलिडेट करता है, बट हम्म। वो मैंडेटरी नहीं है, राइट। और कई बार क्या होता है, सर्टिफिकेशंस जो है वो, जो सेल्सफोर्स का सर्टिफिकेशन, आप सर्टिफिकेशन आर्किटेक्ट लेवल सर्टिफिकेशन में जाते हो, जिसको हम डोमेन आर्किटेक्ट का पाथ बोलते हैं। तो वो जो डोमेन आर्किटेक्ट पे जब आप जाते हो ना, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब आपको अपना टाइम देना पड़ता है उसके अंदर। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि आप जाओगे निकाल लोगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन दो दो तीन तीन बार दिए हैं। डेटा आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन में 3 बार फेल हुआ, चौथी बार में पास हो, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हम्म। ज्यादा डम्स दे देता पास हो जाता, बट फिर वो मीनिंगलेस हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। बिल्कुल। बट वो करने से मुझे, हाँ ये जरूर है कि वो करने से मुझे बहुत सारी चीजें और पता चली जो शायद मैं सर्टिफिकेशन नहीं करता तो नहीं पता चलती, और क्या पता हम्म। वो कब मेरे एक्सपीरियंस में आता। तो मैं बिल्कुल। जो समझाना चाह रहा था कि अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन बिना दम से कर रहे हो, तो फिर आप एक लाइबिलिटी अपने उस पर दे रहे हो जो जो कि आपके लिए ही प्रॉब्लम है। तो वो झूठ का जो आप लाइबिलिटी है वो आप बहुत टाइम तक नहीं ले पाओगे, आप स्विच नहीं कर पाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और बिल्कुल। देखो, अगर कहीं पे ट्रस्ट खत्म हो गया किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी क्लाइंट के साथ या अभी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि आपने ऐसा चीट किया है, तो फिर वो आप शायद कभी रिबिल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके। तो अब थोड़ा क्रेडेंशियल पे बात करते हैं कि क्रेडेंशियल्स जो है, जो कि हम बात करते हैं कि सेल्सफोर्स ने किस तरह से उसको बाइफरगेट कर रखा है। ओके। तो सेल्सफोर्स ने, देखो आप क्रेडेंशियल का पाथ ले सकते हो, अगर आप, आपको आर्किटेक्ट जर्नी करना है क्रेडेंशियल का पाथ ले सकते हो, बट मैं ये समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप वर्क करते हो और आप जब 3 से 5 साल तक हो जाते हो आप एक्सपीरियंस, तभी आपको मिनिमम 3 and 5 ईयर के बाद आप चालू कर सकते हो अपना आर्किटेक्ट जर्नी, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप कर रहे हो तो आप डेफिनेटली, आप कुछ ना कुछ तो झोल हम्म। है ना। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 3 साल में कोई बंदा 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद किसी भी सिस्टम आर्किटेक्ट या एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, जो कि दो डोमेन आर्किटेक्ट है, यस। सेल्सफोर्स एक पिरामिड है, हम्म। जिसमें उन्होंने इसको सिस्टम आर्किटेक्ट और एप्लीकेशन आर्किटेक्ट 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। हम्म। उसके बाद आपका सीटी होता है, जो कि एक अलग अलग टॉपिक है। हाँ बट एग्जैक्टली। जो सिस्टम आर्किटेक्ट और एप्लीकेशन आर्किटेक्ट करने के लिए आपको कुछ स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस करने पड़ते हैं। तो एप्लीकेशन टॉक्स अबाउट योर नॉलेज ऑन एप्लीकेशंस, यानी सेल्सफोर्स एप्लीकेशन का आपको कितना नॉलेज है, सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट और ये सब का कितना नॉलेज है। और जो आपके पास एप्लीकेशन सिस्टम आर्किटेक्ट है, दैट टॉक्स अबाउट हाउ यू नो अबाउट सिस्टम्स या डिफरेंट सिस्टम्स, यानी कि इंटीग्रेशंस या आप ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सब चीजें, या फिर हम डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल्स की बात करें, या ये सब चीजें सिस्टम आर्किटेक्ट वाले पार्ट में आती है। बट ओके। एक छोटा सा जो मैं सेल्सफोर्स में समझता हूँ कि दोनों सर्टिफिकेशन, दोनों आर्किटेक्ट पाथ को फॉलो करने के लिए आपको PD1 होना जरूरी है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि सेल्स, क्योंकि मैं, मुझे ऐसा लगता है कि आर्किटेक्ट होने के लिए डेवलपर होना जरूरी नहीं है, बट एग्जैक्टली। आपको कोड पढ़ना आना जरूरी है। देखो डिबगर होना इंपॉर्टेंट है, डेवलपर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो आपको अगर कोड पढ़ना आता है और अगर आपको ये पता है कि कहाँ कोड करना है कहाँ कोड नहीं करना है, तो वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्ट आप कर सकते हो, आर्किटेक्ट पाथ पे आप जा सकते हो, ठीक है। डेवलपर, बट सेल्सफोर्स में आपको PD1 होना जरूरी है, PD1 इज अबाउट डेवलपर, ठीक है। तो ओके। वो थोड़ा सा प्रीरिक्विजिट है सेल्सफोर्स के उसमें, तो वो करना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्रेडेंशियल के पाथ पे जब जाते हो तो कई बार ऐसी चीजें आती है जहाँ पे आपको कुछ चीजें करनी ही पड़ेगी, जैसे PD1 करना पड़ेगा, आपको प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपर करना पड़ेगा, तो वो आप वाला पाथ ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्रेडेंशियल पाथ पे आप चलना चाहो तो चल सकते हो,
बट ओके। आप ये डिसाइड कर लो कि आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट में जाना है, सिस्टम मार्क, और वो आप कैसे डिसाइड करोगे? आपके एक्सपीरियंस, है ना? कि अगर आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि दैट टॉक्स अबाउट इंटीग्रेशन, दैट टॉक अबाउट डेटा मैनेजमेंट, दैट टॉक्स अबाउट डेवऑप्स, तो आप सिस्टम वाला पाथ ले लो। अगर आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो बहुत प्लेटफॉर्म बेस्ड है, यानी कि आपने अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देखा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपना सिक्योरिटी डिफाइन किया है, यानी कि प्रोग्रामेटिक सिक्योरिटी, डिक्लेरेटिव सिक्योरिटी, इस पे आपने ज्यादा वर्क किया है, या आपने अपने डेटा मैनेजमेंट पे काम किया है, यानी बल्क डेटा पे कैसे कैसे आपने अपने आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा बल्क डेटा है, उस पर आपने कैसे वर्क किया है, बल्क एपीआई पे काम किया है, तो आप फिर एप्लीकेशन वाला पाथ ले सकते हो। बट इस दोनों के लिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। 2 साल का एक्सपीरियंस बंदा एप्लीकेशन आर्किटेक्ट इज मीनिंगलेस, ठीक है? ओके। अगर कभी वो मेरे इंटरव्यू में आएगा तो मैं उससे सब चीजें पूछूंगा, और अगर उसको नहीं आता तो फिर वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि आपने कुछ ऐसा चीज की है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है? ओके। तो अगर अगर आप 60-70% जस्टिफाई कर पा रहे हो, अपने जो अपने प्रोजेक्ट से एक्सप्लेन कर पा रहे हो उस चीज को, तो आपके लिए क्रेडेंशियल भी अच्छे हैं, और आपकी ग्रोथ भी उसके लिए इम्पोर्टेंट इजी इजी हो जाती है। ओके। तो क्रेडेंशियल का पाथ ले सकते हैं, बट विथ एक्सपीरियंस 3 से 5 साल के बाद आप यू कैन ऑप्ट फॉर क्रेडेंशियल्स। जी सर, अभी तक आपने बताया कि क्रैक्स लेने के लिए PD1 का होना जरूरी है, डिबगर स्किल, डिबगिंग स्किल्स का होना जरूरी है, कोड हम्म। कहाँ लिखना है, कोड नहीं लिखना। ये तो एक हो गया कि टेक्निकल, अगर हम सब चीजों की बात करें। बट इसी में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है टेक्निकल और एक होता है कि मैनेजरियल स्किल्स का होना, जो मुझे लगता है जिसमें हम्म। आपका क्लाइंट से बात करना, ये सब चीजें होती हैं। क्या आप थोड़ा सा इसको और ब्रीफ कर सकते हो कि अगर किसी भी पर्सन को आर्किटेक्ट लेवल तक पहुंचना है तो उसको क्या रिकमेंडेड पाथ जो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सजेस्ट करना चाहते हो, तो उससे भी एक बेटर आइडिया हो जाएगा उन लोगों को जिनके इसके बारे में, बात के बारे में क्लैरिटी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मैं समझाऊं कि देखो, आर्किटेक्ट जो है वो जर्नी है, ठीक है? हम्म। तो जो आर्किटेक्ट जर्नी है वो शुरू होती है आपके उस उस टाइम से जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन या इस आईटी इकोसिस्टम में एंटर करते हो, ठीक है? तो ओके। अगर हम अभी थोड़ा सेल्सफोर्स के हिसाब से इसको समझते हैं, ठीक है? बिल्कुल। कि आप आए और आपने एज ए बिगिनर एंटर किया इकोसिस्टम में, तो सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करोगे, राइट? हम्म। एडमिन का पार्ट हो गया, वो जो हम एडमिन का पार्ट बोलते हैं ना, दैट इज हम्म। प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंडिंग। आपको प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अभी हम ओके। सेल्सफोर्स से बात कर रहे हैं तो सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म, अगर कोई और प्लेटफॉर्म आपका करते हैं, सर्विस नाउ पे करते हो, या और भी कोई प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हो, यूआई पाथ में कर रहे हो, तो प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ओके। तो अभी आप प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करते हो, जो कि आप एडमिन का कर सकते हो, ठीक है? एडमिन वाला पार्ट हो गया। फिर आप डेवलपर वाले पाथ में जाते हो। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर सेल्सफोर्स लाइन में डेवलपर होना जरूरी है, तो आप डेवलपर पाथ पे फिर मूव कर गए, ठीक है? तो आप डेवलपर पाथ पे मूव करें तो आपको अब वहां पे आप डेवलपमेंट को समझते हो, प्रोग्रामेटिक अप्रोचेस पे जाते हो, एपेक्स पे जाते हो, ठीक है? डिक्लेयर, और एपेक्स में भी डिक्लेरेटिव अप्रोच पे भी जा सकते हो, फ्लोस वगैरह समझते हो, टेक्निकल हो गया। तो ओके। अब जब आप एडमिन और डेवलपर हो, तो यू फर्स्ट नीड टू एस्पायर फॉर कंसल्टेंट, नॉट फॉर आर्किटेक्ट। अभी आप आर्किटेक्ट के लिए एस्पायर नहीं कर रहे हो। तो हम्म। आपका पहला जो कन्वर्जन होता है वो होता है डेवलपर या एडमिन टू कंसल्टेंट, सो दैट इज अ D2C पाथ, जो आप D2C पाथ ले रहे हो, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले आप एस्पायरिंग कंसल्टेंट बनते हो। तो कंसल्टेंट क्या होता है? कंसल्टेंट आपका वो होता है जो क्लाइंट फेसिंग होता है। अब हम्म। कंसल्टेंट क्लाइंट फेसिंग डेवलपर हो सकता है, कंसल्टेंट क्लाइंट फेसिंग सीनियर डेव हो सकता है, टेक लीड हो सकता है, वो क्लाइंट फेसिंग है, ठीक है? जो कि आपके आपके टेक लीड से इंटरेक्ट कर रहा है, ऑफशोर से इंटरेक्ट, ऑनशोर से इंटरेक्ट कर रहा है, समझ रहा है। बट उस वहां पे आप बिल्ड करते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी ओके। प्रेजेंटिंग स्किल्स को, ठीक है? जहाँ पे आपको अपने साथ की जो टीम कलीग्स है उनके साथ भी इंटरेक्शन करना है, और अपने टेक लीड्स वगैरह साथ इंटरेक्ट करना है। ओके। एंड देन वहां से आप अपना देखो, माइंडसेट तो आप हमेशा ही रखो अपने साथ, क्यूरियोसिटी, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, एनालाइज, ये सब तो माइंडसेट, आर्किटेक्ट का माइंडसेट जो हमेशा ही रखना है। बट जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप इज लाइक हाउ यू कैन बिकम एन आर्किटेक्ट। तो आप एस्पायरिंग कंसल्टेंट से एस्पायरिंग आर्किटेक्ट बनते हो, ओके। वहां से आप एस्पायरिंग आर्किटेक्ट बनते हो, तो दैट इज एट D2C। एंड देन D2C से C2A वाला प्रोसेस है वो, ठीक है? ओके। और ये भी कहीं ना कहीं मैंने किसी मतलब कहीं से फ्रेम्स चीजें ये देखी है मैंने कि इस तरह से वो चीजें चलनी चाहिए, एंड दैट कंप्लीटली जस्टिफाई द स्टेप्स कि D2C से C2A जाना है हमें, ठीक है? तो ये सारा जर्नी रहता है आपका। और क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ आर्किटेक्ट एक जर्नी है, इज बिकॉज उस जर्नी में आपके साथ एक्सपीरियंस, उसके साथ आपके साथ लर्निंग्स, उसके साथ आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, फोरसाइटनेस, ये सब चीजें और सब चीजें जो है इसको ऐड होती जाती है, एंड देन यू बिकम एन आर्किटेक्ट। देखो, माइंडसेट तो आपका शुरू से ही है, बट टाइटल ही तो गेट करना है ना आपको।
देखो एग्जैक्टली। टाइटल गेट करने के लिए आपको अपना प्रूव करना पड़ता है, और प्रूव करने के लिए आपके या तो आप क्रेडेंशियल वाइज प्रूव करते हो, या फिर आप अपने काम के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू प्रूव करते हो। इसलिए यही एक्सपीरियंस जरूरी है। ओके। तो यू कैन नॉट बी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक बिगिनियर आया है और आते ही बोलेगा कि मेरे को आर्किटेक्ट बनना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई टेक्स्ट बुक का इसमें जॉब नहीं है कि यार बिगिनियर आते ही बोले आर्किटेक्ट बनना है, ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको स्टेप ही लेने पड़ेंगे, ओके। स्टेप प्रोसेस है ये। ओके। एक ये चीज होता है कि जब हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को चलते हैं ना, तो इनिशियल लेवल पे जो मैं देखता हूँ, जैसे मैं बिगनर, मैं क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हूँ। मैं डेवलपर्स के साथ ओके। बैठता हूँ, टेक लीड के साथ बैठता हूँ, और अपने टेस्ट लीड को रिपोर्ट करता हूँ। चलो ये तो मेरा एक फॉर्मूला हो गया। एक टेस्टर के नजरिए से बात करूँ तो एक ये होता है कि जितना अच्छा टेस्टर रिक्वायरमेंट को समझेगा, उतना अच्छा वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियोज को कवर करके एक एंड प्रोडक्ट में अपना वैल्यू ऐड करेगा। जैसे बिल्कुल जैसे हमारा डेवलपर टू कंसल्टेंट और कंसल्टेंट टू आर्किटेक्ट की जर्नी चलती है, तो अंडरस्टैंड द बिजनेस फर्स्ट वाला जो पॉइंट होता है ना, उसकी वैल्यू और बढ़ती रहती है। क्योंकि जब हम्म आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो आपसे ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्सपेक्टेशन ये बढ़ जाती है कि अगर ये वाला पर्सन इस क्लाइंट को हैंडल कर रहा है, तो रिटेन भी यही करेगा अपने एक्शंस के साथ और अपने हम्म एक्सपीरियंस के साथ। हम्म तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? क्योंकि ये बहुत एक अंडररेटेड चीज है जिसके ऊपर ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। सब टेकी साइड पे बात बिल्कुल। करते हैं, बट ये एक अंडररेटेड चीज, तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। तो यार मेरे हिसाब से तो, जो अगर मैं एक आर्किटेक्ट को देखूं, उसके उसके ट्रेड्स को देखूं, या उसके उसके प्री रिक्विजिट्स को देखूं, तो जो हम्म। फर्स्ट ही पॉइंट आता है वो आता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, जो कि उसे जो कि उसे शुरू से ही बिल्ड करना है। हम्म। अगर वो एडमिन है, प्लेटफॉर्म को समझ रहा है, तो वो समझने के टाइम पे भी उसे ये समझना है कि वो उसको कर इसी तरीके से क्यों कर रहा है। हम्म। ठीक है। सो आपको आपको प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज पता है, आपको प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज पता है, बट आपको उसका प्रॉब्लम का करने का तरीका है कभी भी एक नहीं होता। तो प्रॉब्लम को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप उसके तरीके ढूंढ पाओ। ठीक है। ओके। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फर्स्ट, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग एन आर्किटेक्ट। ठीक है। बीइंग एन ओके। आर्किटेक्ट क्या, मैं कहता हूँ बीइंग एन डेवलपर भी जरूरी है। ठीक है। बिल्कुल। तो आपको जरूरी है कि वो सॉल्यूशन आप क्यों कर रहे हैं, आपको समझना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फर्स्ट, तो ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ एन आर्किटेक्ट। ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप प्रॉब्लम को समझ जाते हो, तो फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि उसको आप बिगर पिक्चर में कैसे देख रहे हो। ठीक हम्म। है। कि आप कैसे देख रहे हो कि देखो, आप अभी तो एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो ना, बट आप हमेशा एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं काम करोगे। ठीक है। बिल्कुल। और दूसरा, आप हो सकता, जब आप आर्किटेक्ट बनते हो तो आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं रहते हो, आप प्लेटफॉर्म हम्म। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो एक तो कभी भी प्रॉब्लम को समझने के बाद उसको बिगर पिक्चर में देखना, उसके सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करना। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग सॉल्यूशन देते हैं, हम्म। बट ऐसा लगता है कि जो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन है वो उसकी प्रॉब्लम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। ऐसा ओके। नहीं करना है आपको। सिंप्लीफाइड आप कब कर पाओगे, कब सिंपलर सॉल्यूशन दे पाओगे, कब हम्म। ये देख पाओगे कि यार मेरी ये तो सॉल्यूशन मेरी प्लेटफॉर्म ही दे सकता है, मुझे क्यों आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स को नहीं यूज करके किसी और जगह पे जाना है, मुझे क्यों एलडब्ल्यूसी का कंपोनेंट बनाना है जबकि मैं फ्लो से भी कर सकता हूँ, या मेरे हम्म। पास तो यार इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स फीचर ही है सेल्स फोर्स में, या प्लेटफॉर्म की ओके। कैपेबिलिटीज ही उतनी है। तो हम्म। ये सब आप जो निष्कर्ष निकालते हो ना, अपनी सॉल्यूशन निकालते हो ना, ये तभी निकाल सकते हो जब आप प्रॉब्लम को समझते हो। ठीक है। ओके। अब देखो, प्रॉब्लम को समझने के लिए फिर मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। है ना, एक्सपीरियंस आता है आपके काम से, और आपके कम्युनिकेशन से, और आपके पीपल इन्वॉल्वमेंट से। तो यहाँ पे टीसीपी काम आया। ठीक है। तो जहां भी आप अपने अपने आप जहां भी बैठे हो, आप डेवलपर हो, आप क्यूए हो, आप कंसल्टेंट हो, आप बीए हो, है ना। देखो, बीए जो है उसका एक अलग रोल होता है। थोड़ा बिल्कुल। सेल्स फोर्स में बीए को थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया है, बट अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो बीए जनरली सिट्स विद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या प्रोजेक्ट हम्म। मैनेजर बैठता है, और वो डायरेक्ट क्लाइंट को फेस करता है। बिल्कुल। अभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, जैसे हम भी जब टीसीएस में मैं था, तो बीए जो था वो 7-8 साल एक्सपीरियंस हुआ करते थे। हम्म। अभी यहाँ पे बीए को जल्दी स्टार्ट कर दिया क्योंकि प्लेटफॉर्म समझना सेल्स फोर्स के लिए इजी हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेल्स फोर्स ने गलती की है, बट क्योंकि प्लेटफॉर्म इज इजी टू अंडरस्टैंडेबल है अभी, तो प्लेटफॉर्म समझ में ओके। आ जाता है, तो आप डायरेक्ट बिजनेस पे मूव कर सकते हो। तो बिजनेस एनालिस्ट 2 से 3 साल में बन जाते हैं अभी आजकल। हम्म। ठीक है। स्टिल थोड़ा सा डिबेटेबल है, बट आई थिंक कि ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी यहाँ आ रही है। ओके। तो प्रॉब्लम समझ गए आप, अंडरस्टैंड कर गए प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद एनालाइज करते हो, फिर उसके बाद आप हम्म। उसको सॉल्यूशन देते हो। तो ये सब चीजें इसलिए ही तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इसलिए जरूरी है, क्योंकि यार देखो, अल्टीमेटली आपको अपने बिजनेस को देना है सॉल्यूशन जिसको वो चला सके और वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, राइट। बिल्कुल। तो हम्म।
हमेशा अपने बिजनेस को ही जस्टिफाई करना है आपको। आप किसी भी तरीके से आप अपने बिजनेस स्टेक होल्डर्स को जस्टिफाई कर रहे हो, या तो वो एक रनिंग बिजनेस है और या फिर वो एंड यूजर है जो कि मेरे जैसा बंदा है। अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो, लेट्स से आप एक एक टिकटिंग सर्विस बना रहे हो, तो वो कौन यूज करेगा? मैं यूज करूंगा टिकट करने के लिए, राइट? तो ऑब्वियसली। एंड यूजर ही हुआ मैं ही आपका बिजनेस स्टेक होल्डर हूँ जो उसको देख रहा हूँ। तो या तो आप प्रोडक्ट बना के अपने अपने मास को भेज रहे हो, और या फिर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्लाइंट को, जो कि स्मॉल क्लाइंट है बट उसका फिर एक बड़ा बिजनेस है। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेट है मेरे हिसाब से, हाँ। इसी में क्या होता है कि जब हम अपनी टीम को सेटअप करते हैं ना, मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आर्किटेक्ट को हायर करने के लिए एचआर से शुरुआत होके 5 राउंड 6 राउंड के बाद सीईओ हम्म। राउंड, बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके अंदर जाएंगे तो मतलब कोई उसके लिए एक अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं पूरा पॉडकास्ट, वो इतना बड़ा टॉपिक है। मैं बेसिकली एक सेल्स फोर्स सर्विस बेस्ड स्टार्टअप की अगर लेवल पे बात करूँ, तो वहां पर आर्किटेक्ट की हायरिंग जो होती है ना, या आर्किटेक्ट जब अपनी कुछ टीम बनाता है जिसके अंदर वो डेवलपर्स हायर करेगा या लीड्स हायर करेगा, तो वो कुछ ना कुछ बहुत माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलता है कि मेरे पास रिसोर्सेस कम है, लेकिन मेरे पास जो रिसोर्सेस होने चाहिए वो एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों होने चाहिए। तो डू यू राइट। फॉलो एनी चेकलिस्ट जब आप अपने टीम को में ऐसे इन इंडिविजुअल्स की हायरिंग करते हो? आप किन किन चीजों का टेक केयर करते हो? यार देखो, आर्किटेक्ट की हायरिंग के टाइम पे हम उनसे कुछ, देखो, चेकलिस्ट कह सकते हैं, या जो हम क्वेश्चनिंग करते हैं या उनसे जब कुछ हम्म। पूछते हैं, या अगर मैं अपने जैसे ही लोगों को देखता हूँ तो उनको जब भी वो कोई सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं, तो कि देखो, हम एक आर्किटेक्ट को हायर करेंगे तो जनरली उसका एक्सपीरियंस की बात करेंगे। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो कितना समझता है, उसने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। और फिर ये सब उससे पूछने के बाद हम उससे पूछेंगे कि यार, हमारे पास क्या क्या, हमने क्या क्या सोचा है उसके लिए। तो जैसे हम उससे क्वेश्चन करते हैं अबाउट ऑर्ग स्ट्रेटेजीज, वो कितना ऑर्ग स्ट्रेटेजीज के बारे में जानता है, हम्म। लाइसेंसिंग के बारे में क्या जानता है, कैसे यूजर प्रोविजनिंग के बारे में वो हम्म। जानता है नहीं जानता है, वो बिजनेस प्रोसेसेस के बारे में जानता है कि जैसे लेट से अगर मुझे कोई कोई क्लाउड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में अगर उससे कुछ डिस्कशन करना है, तो फिर मैं उससे उस तरह के बिजनेस प्रोसेस के बारे में डील करूंगा ना। बट हम्म। बट फिर जब जो जनरल चीजें हैं वो इट्स अबाउट ऑर्ग स्ट्रेटेजीज के बारे में पूछूंगा, लाइसेंसिंग के बारे हम्म। में पूछ के लिया मैंने। ठीक है, या फिर मैं उससे पूछूंगा सिस्टम लैंडस्केप्स के बारे में कि हम्म। कितना वो सिस्टम्स को समझता है, क्या उन्होंने कोई इंटीग्रेशंस किए हैं, या फिर उससे अगर अगर मेरे पास मैं उनसे उनकी इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज के बारे में जानना चाह गया कि वेदर हम्म। दे नो अबाउट इंटीग्रेशन पैटर्न्स की उन्हें पता नॉलेज है या नहीं है। या फिर डेटा आर्किटेक्चर के बारे में बात करूंगा कि उन्होंने कुछ डेटा को हैंडल किया है, बड़े बिग डेटा को हैंडल किया है, चंक्स ऑफ डेटा को, डेटा आर्काइवल के बारे में, डेटा बैकअप, डेटा मिटिगेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो ये सब चीजें तो कुछ चेकलिस्ट में मैं ये समझता हूँ कि यार वो जिस भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पर हमारे पास एक बड़ी चेकलिस्ट है जिसमें हम यही सब चीजें, डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, जैसे कि उन्होंने किसी प्रोग्रामेटिक सिक्योरिटी के में वर्क किया है, या डिक्लेरेटिव सिक्योरिटी के बारे में वर्क किया है, शेयरिंग रूल्स, है ना। तो और ओके। यही सब चीजें ही सेल्सफोर्स में भी है। ठीक है, सेल्सफोर्स हम्म। भी इसी तरह से बाइफरकेट करता है ना। कोई कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पे काम हम्म। किया है, आइडेंटिफिकेशन फ्लोज वगैरह पे काम किया है, या कोई फ्लो ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया है जो कि दैट टॉक्स अबाउट कि जिसमें पूरा ही प्रोसेस उन्होंने हम्म। हैंडल किया है। कॉमर्स वाली चीजों पे बात कर सकते हैं जो कि जनरली अभी, देखो देखो मैं हूँ अभी मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जो सर्विस क्लाउड सेल्स क्लाउड से डील करते हैं, पर मुझे सारे क्लाउड्स के बारे में नॉलेज नहीं है। आई एम एन आर्किटेक्ट, बट देन ओके। मुझे क्या देखना है कि यार कल से मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, भले कॉमर्स क्लाउड की आती है, तो मैं वो कर लूंगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक आर्किटेक्ट का कि यार से नो टू अपॉर्चुनिटीज। ओके। ठीक है, आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए मना नहीं कर सकते हो, यू हम्म। कैन। और ये से नो टू अपॉर्चुनिटी भी एक इम्पॉर्टेंट है, शायद मैं मिस कर गया कहीं पे, कि ये डेवलपर या एडमिन जब आप एस्पायरिंग कंसल्टेंट और एस्पायरिंग हम्म। आर्किटेक्ट होते हो तब भी आपके साथ होना चाहिए। तो क्यूरियोसिटी से नो टू अपॉर्चुनिटीज अगेन एन इम्पोर्टेंट, और ये टेस्ट भी आप इंटरव्यू ओके। में कर सकते हो लोगों को हम्म। कि यार आपने कुछ भी किया हो, मेरा प्रोजेक्ट तो कॉमर्स क्लाउड पे कर पाओगे? तो हम्म। इफ ही और शी सेइंग नो, देन वो फिर आर्किटेक्ट माइंडसेट है ही नहीं उनका। ठीक है, तो ओके। अब देखो, आपके पास लर्निंग के लिए कितनी क्यूरियोसिटी है, आप कितना लर्न करना चाहते हो। कंटिन्यूस लर्निंग नहीं करोगे, ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो ओके। हमेशा सेल्स फोर्स भी नहीं चलेगा, हमेशा सर्विस नाउ भी नहीं चलेगा, हमेशा सारी टेक्नोलॉजीज भी वर्क नहीं करेगी। तो आपको आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं करना है, और हर चीज को, प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। हाँ, एक और चीज जो मुझे लगता है मैं मिस कर गया, इज अबाउट
लिसनिंग मोर, स्पीकिंग लेस। मतलब सुनना ज्यादा है और बोलना वही है जो इम्पोर्टेंट। ठीक है। ओके। ठीक है, जितना आप सुनोगे ना उतने अच्छे से आप एनालाइज कर पाओगे और इतने अच्छे से आप समझ पाओगे कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्जैक्टली। जल्दी से सॉल्यूशन पे रश नहीं करना है। अगर एक डॉक्टर जल्दी से ये बता दे कि यार तुम्हारा तो पेट दुख रहा है, ये मेडिसिन ले लो, और वो प्रॉब्लम ही ना हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ना। तो आपको जरूरी है कि प्रॉब्लम को समझने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो सुनना, इसलिए ही जो हम आर्किटेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे डिस्कवरी कॉल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसलिए ही आर्किटेक्ट का होना बहुत जरूरी है डिस्कवरी कॉल्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, क्योंकि वो ओके। बहुत सुनते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी रखते हैं, और फिर वो डिलीवर करते हैं solution। एग्जैक्टली, बेसिकली क्वेश्चनिंग भी एक आर्ट ही है एक तरीके से, जो सिर्फ प्रैक्टिस के बिल्कुल थ्रू आर्ट है। आपको आएगी, और आपको हाउ कीन ऑब्जर्वर यू आर, क्योंकि कॉल्स में लैंग्वेज बैरियर्स भी हो सकते हैं बहुत सारा। तो बिल्कुल आप होता है। कितना कर सकते हो, आप क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो, क्या आपने क्लाइंट से परमिशन ली है कि मैं इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकता हूँ ताकि मैं उसको बाद में यूज करूँ अगर मैं मिस कर रहा हूँ। उसके बाद क्या एक एमओएम आप बना रहे हो बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, जो अपने क्लाइंट से शेयर कर रहे हो कि आज हमने ये डिस्कस किया, नेक्स्ट टाइम हम ये डिलीवरी करेंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। एंड आपने एक बहुत अच्छा बोल्ड पॉइंट बोला कि से नो टू अपॉर्चुनिटी वाले, कि यू हैव टू बी हम्म। वेरी फ्लेक्सिबल इनफ, क्योंकि अगर हम आज के टाइम पे सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो छोटे लेवल पे इस समय है, जो बड़े लेवल पे एमएनसी है, उनका तो एक प्रोसेस ओरिएंटेड चीजें ऑलरेडी हो गए, उन्हें तो पता है कि टिकट आना है तो टिकट के स्टेज ही चेंज करने हैं और काम होता रहेगा, और 8 घंटे की ड्यूटी में 5 घंटे हो ही रहा है तो फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बट सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे हैं, जहाँ पे हसल है सेल्स फोर्स में या इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, लाइक आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने शेयर किया। अब हम पॉडकास्ट के एंड पे पहुंच ही चुके हैं, इतने सारे डिस्कशंस करने के बाद, अच्छे पॉइंट्स को करने के बाद। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे सर यही है, एक्चुअल में होता क्या है कि ऑडियंस ने सुन तो बहुत लिया, लेकिन कंक्लूड हम्म। करना हो आपके पूरे मैसेज को जो आपने किया, तो एनी बेस्ट गुड मैसेजेस फ्रॉम योर साइड टू आवर ऑडियंस, और उनके लिए जो एस्पायरिंग आपके आर्किटेक्ट्स हैं, तो आपका क्या एक स्पेशल मैसेज है उनके लिए? बिल्कुल। तो अगर हम इस तरह से देखें कि अगर आप, इफ यू एस्पायर टू बी एन आर्किटेक्ट, तो देखो हर हर लेवल पे अलग अलग थोड़ा सा इसमें फ्लेवर्स हैं। अगर आप बिगिनर हैं और बिगिनर में 1 2 साल के हैं, तो आप शुरू के 2 साल अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, मेहनत हम्म। करो इन सेंस, जितने भी आप वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हो अपनी क्यूरियोसिटी को ऑन रखो, जानने की कोशिश करो। अगर आप डेवलपर हो तो सिट विथ योर क्यूए, तो समझो कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, ओके। उनके उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश करो। आप अपने क्यूए के साथ बैठ सकते हो, आप अपने बीए के साथ बैठ सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, चीजों को देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, बिजनेस को मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिजनेस सारा समझ में आएगा, बट ओके। कितना समझ में आएगा वो समझने की कोशिश। तो क्यूरियोसिटी रखो, अपनी कंटिन्यूस लर्निंग को ऑन रखो। ठीक है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जनरलाइज करके, और और उसको उसको स्टिक मत हो एक सॉल्यूशन पे, अच्छे से सॉल्यूशन ओके। उसको देखने की कोशिश करो। इसी के साथ साथ जो आपके बिगिनर लेवल है उसमें आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हम्म। इम्प्रूव कर सकते हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के लिए, बट अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम्म। आप ऑफलाइन उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, नॉट क्लाइंट बट द कंसल्टेंट्स हु इज इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट, हम्म। तो आप उनके साथ बैठ के ये चीजें सीख सकते हो। तो ये जो ओके। सब सीखने के लिए ही क्यूरियोसिटी की इंपॉर्टेंस है कि आप अपनी क्यूरियोसिटी ऑन रख के कर सकते हो। जब ओके। आप कंसल्टेंट हो तो अब आपको अपने माइंडसेट को और ब्रॉड करना है, क्योंकि अब आपको आर्किटेक्ट पाथ चूज करना है। तो ओके। वहां पे थोड़ी अलग चीज आती है। देखो इंप्रूवमेंट और जगह करना है, कंटिन्यूस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो आपको रखनी ही है। वो तो आप आर्किटेक्ट होने के बाद भी रखोगे। आज हम हम्म। भी पढ़ ही रहे हैं, तो हम भी पढ़ी, हमको भी पढ़ना पड़ता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो करना ही पड़ता है हमको, कोई भी कहीं नहीं रुकेगा, राइट? लर्निंग सबको करनी पड़ेगी। तो ओके। वो वो तो हमेशा ही रखना है, बट आप जब कंसल्टेंट लेवल पे हो तो अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो। नाउ यू कैन सिट विद अदर पीपल, मतलब आप अपने बड़ों के साथ ऑफशोर टीम से इंटरेक्शन कर सकते हो, उनसे अपने फीडबैक ले सकते हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, राइट? ओके। कि आपको, आप जब इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्लाइंट को जब आप समझा पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उनकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो नहीं कर समझ पा रहे हो, बिजनेस को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हो, लैंडस्केप्स को और इम्प्रूव कर रहे हो कि यार अभी मैंने देखा है कि ये वाला सिस्टम इससे इंटरेक्ट करता है, ये सिस्टम से डेटा लेके आ रहा है, सिस्टम से डेटा भेज रहा है, सिर्फ यही यूज केस हमने क्यों किया? कुछ और भी तो कर सकते थे, कहीं और हम्म। भी तो हम इंटीग्रेशन कर सकते थे। अच्छा, हम सिर्फ म्यूलसॉफ्ट यूज कर रहे हैं, हम यही क्यों यूज कर रहे हैं? हम कुछ और क्यों नहीं यूज कर हम्म। सकते थे? हम यही चीज सेल्सफोर्स में क्यों नहीं बना सकते थे? इसको हम कस्टम एपीआई के थ्रू क्यों नहीं कर रहे हैं? हम म्यूलसॉफ्ट ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्या नीड है? तो वो जो क्वेश्चंस जब तक आपके पास हिट करते रहेंगे ना आपकी ब्रेन में इधर से हम्म। उधर, हम्म। तभी जाके आप एक
एक एस्पायरिंग आर्किटेक्ट बन पाओगे। और जब आप आर्किटेक्ट बन जाओ तब यही चीज ऑन रखनी है, यही सारी चीज वहीं पे भी ऑन ही रखनी ओके। है। तो एंड यही यार मेरा एग्जैक्टली जो भी आपने पॉइंट्स को बताया एक आर्टिकुलेट करके कि यू हैव टू बी वेरी कीन ऑब्जर्वर, बैक टू बेसिक्स, मतलब वो होना ही चाहिए आपका हर हालात हम्म, में। ये नहीं है कि आपके पास प्रोफाइल आ गई, आपके पास क्रेडिट्स भी आ गए, सब कुछ होकर आपने अपनी लर्निंग को स्टॉप कर दिया। जब तक आप उसके हम्म, बिल्कुल अपडेट नहीं रहोगे, आप उसके बियॉन्ड कभी सोच नहीं पाओगे। और जो भी आपने पॉइंट्स बताए हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट ऑल दोज इंडिविजुअल जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी और जिनको इसके लिए प्रिपरेशन करनी थी, किस तरीके से कर सकते हैं। और जिस तरीके से जो भी आपने पूरा एक रोड मैप बताया, it will definitely help out in all those scenarios, and thank you so much sir for joining. It really means a lot. थैंक यू गंदा, थैंक यू सो मच।